हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी इलाके से, जहां ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है। इसी कस्बे की एक लड़की है यूरी। वो हमें बताती है कि इन पहाड़ों में ओची नाम की अजीबोगरीब और रहस्यमयी प्रजाति रहती है। इनसे बचने के लिए कस्बे में कड़ा नियम है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हर कोई घर के भीतर ही रहता है और गांव की सुरक्षा के लिए पहरे भी लगाए जाते हैं। वजह साफ है, रात के अंधेरे में ओची पहाड़ों से निकलकर आसपास मंडराने लगते हैं। अब सीन बदलता है। हम यूरी को एक शिकारी पेत्रो और कई अन्य बच्चों के साथ पहाड़ी जंगल की ओर जाते हुए देखते हैं। हर किसी के हाथ में हथियार है। ये कोई आम जंगल भ्रमण नहीं था, ये बच्चे शिकार सीखने निकले थे। पेत्रो, जो उनका मार्गदर्शक था, यूरी को एक चाकू थमाता है और सख्त लहजे में कहता है, अगर खुद को बचाना है तो हिचको मत, इस्तेमाल इसका कर लेना। इसी बीच पहली बार हमें ओची नजर आते हैं। ये कुछ हद तक बंदर जैसे दिखते हैं। नीले रंग की कहाल, मासूमियत से भरी आंखें और मासूम मिजाज। वे अपनी ही दुनिया में मगन हैं। लेकिन तभी कुछ बच्चे जंगल के पेड़ों को आग लगाते हैं और कुछ जगह जगह जाल बिछा देते हैं। मकसद साफ था, ओचियों को फंसाकर उन्हें मार गिराना। इस हमले में जैसे ओचियों की शांत दुनिया में तूफान आ गया। इंसानों का इरादा साफ नजर आ रहा था, या तो इन जीवों का सफाया कर दो या इन्हें हमेशा के लिए इस इलाके से खदेड़ दो ताकि कस्बा सुरक्षित रह सके। उसी दौरान एक घायल ओची यूरी के सामने आ खड़ी होती है। उसकी आंखों में डर भी था और एक ममता भरा साहस भी, क्योंकि उसका बच्चा एक ऊंचे पेड़ पर फंसा हुआ था। यूरी का दिल पिघल गया। उसने तय किया कि वो उसकी मदद करेगी। जब वो बच्चा नीचे उतारा ही जा रहा था, तभी यूरी के एक साथी ने उस ऊंची के मां पर हमला कर दिया। वो बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन किसी तरह अपने बच्चे को समेट कर वहां से चली गई। हालांकि बच्चा जंगल में ही कहीं खो गया। सुबह होते ही सब शिकारी बच्चे वापस गांव लौट आए। पेत्रो ने उनके प्रयासों की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि असली शिकारी बनने के लिए और मेहनत करनी होगी, खासकर यूरी को, जो पेत्रो की नजर में कमजोर साबित हुई थी। कुछ देर बाद जब सभी खाना खा रहे थे, तब पेत्रो ने सबके सामने यूरी की कड़ी आलोचना की। यूरी यह अपमान सह नहीं पाई और गुस्से में वहां से निकल गई। अपना मन हल्का करने वो फिर से जंगल की ओर चली गई। उसी समय एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यूरी पास जाकर देखती है, एक गड्ढे में वही छोटा ऊंची फंसा हुआ है, जिसे उसकी माँ बचा नहीं पाई थी। जैसे ही यूरी उस छोटे ऊंची के पास पहुंचती है, वो डर से कांपने लगता है और चीखने लगता है। यूरी को डर था कि कहीं वो उसे काट ना ले, इसलिए वो जल्दी से उसके गले के पास एक लकड़ी डालकर उसे जाल से आजाद कर देती है। छोटा ऊंची भागना तो चाहता था, लेकिन जख्मों की वजह से चलना भी उसका मुश्किल था। उसे इस हालत में छोड़ना यूरी के लिए नामुमकिन था। दया आकर यूरी उसे अपने बैग में छिपा लेती है और चुपचाप उसे अपने घर ले आती है। वहां उसकी मरहम पट्टी करती है। अब धीरे धीरे ओची को भी एहसास होने लगता है कि यूरी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। यही नहीं, समय के साथ दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्त भी पनपने लगती है। वे एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं, इंसान और वो ब्लू प्राणी जो अब दुश्मन नहीं रहे। लेकिन उनकी यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। बाहर कुछ लड़के जंगल में शिकार की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और गोलियों की आवाज सुनते ही ओची फिर से डर जाता है। उसका बदन कांपने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यूरी उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। बाहर गोलियों की आवाज सुनकर बंदूक लिए रुबैतो वहां पहुंच जाता है। वो यूरी के घर में घुसकर ओची को देख लेता है। गुस्से में वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन यूरी बीच में आ जाती है। वो रुबैते से कहती है, ये सिर्फ एक बच्चा है, इसे हमारी दुनिया की हिंसा का कोई अंदाजा नहीं। यह सिर्फ अपनी माँ से बिछड़ गया है और मैं इसे उसके पास पहुंचाना चाहती हूँ। तुम्हारे अंदर भी इंसानियत है, मुझे पता है तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। रुबैतो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर उसकी आंखों में एक नरमी आ जाती है और वो अपनी बंदूक नीचे कर देता है। यूरी बिना वक्त गवाए ओची को बैग में डालती है और खिड़की के रास्ते घर से निकल जाती है। रुबैतो ये राज अपने तक ही रखता है, यहाँ तक कि जब मास्टर पेत्रो उससे यूरी के बारे में पूछता है तो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। मास्टर को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है।
जब वो यूरी के कमरे में आता है तो उसे वहां एक खत मिलता है। मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। कमरे में कुछ खून के निशान और एक जानवर के नीले बाल भी मिलते हैं। पेत्रो समझ जाता है कि यूरी किसी खतरे में है। वो तुरंत बाकी बच्चों को इकट्ठा करता है और कहता है कि यूरी का अपहरण हुआ है, हमें उसे ढूंढना होगा। सब बच्चे हथियार लेकर जीप में बैठते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वे घंटों यूरी की तलाश करते हैं लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी ओर यूरी अब एक दूसरे कस्बे तक पहुंच चुकी थी। भूख उसे परेशान कर रही थी तो एक छोटे जनरल स्टोर में घुसती है कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए, लेकिन तभी उसका बैग हिलने लगता है। ओची उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। पास खड़ी लड़कियों की नजर उस नीले जीव पर पड़ती है और वे डर के मारे चिल्ला उठती हैं। एक लड़की तो अपनी गन तक निकाल लेती है। यूरी को हालात समझते देर नहीं लगती। वो तुरंत ओची को लेकर दुकान के फ्रिज में छिप जाती है। ओची को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो अब भी चिल्ला रहा था। यूरी घबरा कर उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देती है, लेकिन तभी वो ओची घबरा कर यूरी के हाथ पर काट लेता है। यूरी दर्द से चीख उठती है। अब सबका ध्यान फिर से उनकी ओर चला जाता है। खुद को और ओची को बचाने के लिए यूरी पास रखे कार्ड से दुकान की खिड़की तोड़ती है और बाहर भाग जाती है। किस्मत से उसे पास से एक कार दिखती है और उसमें चाबी भी लगी होती है। वो तुरंत उसमें बैठती है और निकल पड़ती है। पीछे से कार का मालिक चिल्लाता रह जाता है। कार से भागते हुए यूरी को अब एक नई तकलीफ महसूस होती है। जहां उसे ओची ने काटा था वहां की त्वचा सूजने लगती थी। नीली हो चुकी जगह पर अब छाले उभर आते हैं। उसका हाथ भी धीरे धीरे ओची जैसा रंग पकड़ने लगा था। चक्कर आने लगे उसको और ड्राइव करते हुए अचानक से अपना संतुलन खो बैठती है। हार मानकर वो कार को सड़क किनारे रोक देती है। मास्टर पेत्रो अब भी यूरी के तलाश में भटक रहे थे। जब वह जंगल के किनारे एक सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें टूटी फूटी कार दिखाई देती है जिसके पास पुलिस जांच कर रही थी। गाड़ी से एक नकली दांत बरामद होता है जिसे देखते ही पेत्रो की आंखें चौंक जाती है। यह दांत यूरी का था और पेत्रो यह समझ जाता है कि यूरी कहीं यहीं आसपास है। इधर यूरी को एक नदी किनारे दिखाया जाता है, अकेली, थकी हुई और पूरी तरह से ओची जैसे रंग में ढल चुकी थी। उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था और अंदर से जहर फैल रहा था। वह जानती थी कि अगर कुछ नहीं किया तो वह ज्यादा देर नहीं बचेगी। उसी नदी से वह कुछ चोंक पकड़ती है और उन्हें अपने शरीर पर लगा लेती है ताकि वो उसके खून से जहर निकाल सके। लेकिन जहर ही उसके अंदर एक और बदलाव ला चुका था। अब यूरी ओची की भाषा समझ सकती थी। वह न केवल उनके शब्दों को समझ रही थी बल्कि खुद भी वही भाषा बोलने लगी थी। यह एहसास उसके लिए चौंकाने वाला था। अब वह एक इंसान नहीं रही थी बल्कि दो दुनियाओं के बीच की कड़ी बन चुकी थी। वह खुशी से झूम उठती है लेकिन उसी वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है। यह कोई आम गड्ढा नहीं था, यह एक पुराना शिकार जाल था जो गिरते ही ऊपर से बंद हो गया। यूरी इतनी बुरी तरह घायल हुई थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। वहीं पास में उसका ओची दोस्त उसकी हालत देखकर कुछ न कर नहीं पा रहा था। वो बस दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, इंतजार करता हुआ। दूसरी ओर मास्टर पेत्रो अब उसी जंगल में प्रवेश कर चुके थे। कदमों के निशान उन्हें साफ संकेत दे रहे थे कि यूरी अब उनके बेहद करीब है। इधर जाल में फंसी यूरी को कोई बाहर निकालता है। एक औरत, वह उसे अपने पीठ पर उठाकर अपने घर ले जाती है। जब यूरी को होश आता है तो वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है और उस औरत को देखकर धीरे से कहती है, मॉम। और औरत मुस्कुराती है। हाँ, वही यूरी की माँ थी। यूरी फौरन पूछती है, माँ, वो छोटा ओची कहाँ है? मुझे उसे उसकी माँ के पास पहुँचाना है। क्या आपको पता है, मैं अब उनकी भाषा भी समझने लगती हूँ। उसकी माँ शांत स्वर में कहती है, इसमें हैरानी की बात नहीं है यूरी, यह भाषा मैंने ही तुम्हें सिखाई थी। वह एक बांसुरी उठाती है और उसे बजाकर एक आवाज निकालती है, वही आवाज जो ओची जैसी लगती है। यूरी हैरान होती है लेकिन फिर गुस्से में बोल पड़ती है, जो भी हो माँ, मैं उस बच्चे को उसकी माँ तक जरूर पहुंचाऊंगी। मैं उसे लावारिस नहीं छोड़ सकती जैसे आपने मुझे छोड़ दिया था। माँ गंभीर हो जाती है। वह कहती है, जिन क्रिएचर्स के लिए तुम इतना कुछ कर रही हो वे इतने मासूम नहीं है। वे इंसानों से नफरत करते हैं सालों से। ऐसे ही उन्हें अपने बच्चे में इंसानों की गंध मिलेगी, वे उसे त्याग देंगे, शायद मार भी देंगे। यह सुनकर यूरी को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी माँ को झूठा समझती है और कहती है, जो माँ अपने बच्चे को खुद ना समझ सके वो किसी और की ममता क्या जानेगी।
इसी गुस्से में यूरी अपनी माँ की बनाई हुई एक मैप को देखती है जिसमें ओची की दूसरी कॉलोनी की लोकेशन दर्ज होती है। वह तुरंत तैयारी करती है, कुछ जरूरी सामान उठाती है और चुपचाप घर से निकल जाती है उस मासूम ओची को उसकी माँ तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है, बारिश में भीगा रूबेर्टो उसे देख लेता है। वहीं पास ही बैठा होता है। यूरी को देखते ही वह मास्टर पेट्रो खबर दे देता है कि यूरी मिल गई है और वह अब जंगल की ओर निकल चुकी है। जब मास्टर पेट्रो वहां पहुंचते हैं तब तक यूरी उस घर में थी ही नहीं। जैसे ही वो अंदर गए, उनकी मुलाकात यूरी की माँ से हुई। उन्होंने यूरी के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ मेरी बेटी यहाँ आई थी, लेकिन अब वो उस अजीब बच्चे को ढूंढने के लिए निकल चुकी है और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं सिर्फ तुम्हें जिम्मेदार मानूंगी। बात बढ़ती गई और बहस इतनी तेज हो गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। बीच बचाव बच्चों ने किया और सभी ने मिलकर उस घर की तलाशी शुरू कर दी। तभी रुबैते को एक मैप मिलता है। वही मैप जिसे देखकर यूरी गई थी, उसमें उस बच्चे यानी ओची की लोकेशन दर्ज थी। सबको यकीन हो गया कि यूरी वहीं गई होगी और उन्होंने भी उसी दिशा में जाने का फैसला किया। उधर यूरी जंगल में उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी। वो उसकी आवाज में उसे बुलाती रही, लेकिन जब बहुत देर तक कुछ नहीं मिला तो वह थक कर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसी समय झाड़ियों के पीछे से ओची ने उसे देख लिया और खुशी से उसका नाम पुकारा। यूरी की आंखों में जैसे चमक लौट आई हो, मानो कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। वो पेड़ पर चढ़ी और उसे तुरंत पकड़ लिया। अब तक रात हो चुकी थी। यूरी ने कुछ खाना खाया और ओची को भी दूध पिलाया। फिर उसने ओची को उसकी भाषा में समझाया कि रात हो गई है, लेकिन तुम सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी। दोनों वहीं एक छोटा सा कैंप बनाकर सो गए। सुबह होते ही यूरी ने एक छोटी सी राफ्ट तैयार की, क्योंकि सामने नदी थी। उसे पार करते हुए पहाड़ों के उस पार पहुंचे, जहां एक बिल्कुल नई खूबसूरत सी दुनिया थी। हरे भरे पहाड़ और छोटे छोटे घर जिनमें ओची जैसे कई और प्राणी छिपे थे। जैसे ही यूरी के साथ वाला ओची अपने लोगों को बुलाता है, वो सब बाहर आते हैं, लेकिन यूरी को देखते ही फिर से अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। यह देखकर यूरी समझ जाती है कि उसकी माँ सही थी। इन लोगों के लिए वो कभी भी स्वीकार नहीं होगी। उसी समय पेट्रो और उसकी टीम वहां पहुंचती है और आते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। यूरी नहीं चाहती थी कि किसी भी ओची को चोट पहुंचे, खासकर उस मासूम बच्चे को जिसके साथ वह आई थी। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसकी नाव पलट जाती है और वह नदी में गिर जाती है। पेट्रो उसे ओची को छोड़ने और वापस आने को कहता है, लेकिन यूरी उसकी बात नहीं मानती। वह तैरकर एक बड़ी सी गुफा में चली जाती है जो काफी खतरनाक थी। पेट्रो यूरी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, इसलिए उसने भी उसी गुफा में जाने का फैसला किया। रास्ता बहुत कठिन और फिसलन भरा था। अचानक उसका पैर फिसलता है और वह भारी लकड़ियों में फंस जाता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश में वह और ज्यादा फंसता चला जाता है। यूरी को उस पर दया आती है। वह उसकी मदद के लिए वापस आती है और लकड़ियों को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वजन ज्यादा था और वो एक बार में भी हिला नहीं पाई। तभी अचानक ओची पीछे से बाहर आता है और पहली बार पेट्रो की आंखों में आंखें डालता है। पेट्रो भी उसकी मासूम आंखों को देखता है। उसी पल पहली बार उसे एहसास होता है कि जिन प्राणियों को वो अब तक दुश्मन समझता था, वो असल में उतने बुरे नहीं थे। यही वो मोड़ होता है जहां पेट्रो की सोच बदलती है। वो ओची को देखकर प्यार से मुस्कुराता है और मन ही मन तय कर लेता है कि अब इन प्राणियों को खत्म नहीं बल्कि बचाना चाहिए। यूरी ने हिम्मत नहीं हारी। वो अकेले ही एक बार फिर उस भारी लकड़ी को हटाने की कोशिश करती है जिसमें पेट्रो फंसे थे। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार यूरी और पेट्रो मिलकर उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। उधर बाहर इंतजार कर रहे बच्चे, जो कुछ अनहोनी का अंदेशा पहले ही महसूस कर चुके थे, यूरी की बनाई राफ्ट से गुफा के अंदर चले आते हैं। उनके पीछे पीछे यूरी की माँ भी वहां पहुंच जाती है, हाथ में एक टार्च और गन लिए अपनी बेटी की तलाश में। यूरी और पेट्रो गार पार करके एक नई और बेहद खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं। यह जगह जादुई नहीं थी, लेकिन उसका नज़ारा किसी सपने से कम भी नहीं था। चारों तरफ फैली हरियाली, चमकती रोशनी और पहाड़ों के बीच एक अलग ही दुनिया बसी थी।
यहीं पर वे क्रिएचर्स भी बाहर निकलते हैं और इंसानों को देखकर चौंक जाते हैं। यूरी और पेट्रो को लगता है कि अब शायद इंसानों और इन जीवों के बीच कोई पुल बन सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन तभी पेट्रो की नज़र पीछे जाती है। उसके साथ आए बच्चे जो अब शिकारी बन चुके थे, गन निकाल चुके थे और इन मासूम जीवों पर निशाना साध रहे थे, जैसे पेट्रो ने उन्हें कभी सिखाया था। पेट्रो दौड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक बच्चा गलती से ट्रिगर दबा देता है। गोली किसी को लगती तो नहीं, लेकिन बाहर की चट्टान पर लगती है। आवाज सुनकर डर के मारे सभी क्रिएचर्स अपने घरों में छिप जाते हैं। अब वो पहले से भी ज्यादा डरे और गुस्से में हैं। इसी माहौल में यूरी की माँ सामने आती है। वो अपना फ्लूट निकालती है और एक धीमी शांत धुन बजाती है। वही धुन जिसे ये प्राणी समझते हैं। वो समझाती है कि इंसान यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बल्कि केवल एक खोए हुए बच्चे को लौटाने आए हैं। फ्लूट की धुन और यूरी की माँ की बातों से माहौल थोड़ा शांत होता है। फिर यूरी आगे बढ़ती है और उस मासूम ओची को उसकी माँ के पास ले जाती है। माँ को देखते ही ओची दौड़कर उससे लिपट जाता है। यह मिलन देखकर यूरी की आंखें भर जाती हैं। वो पीछे देखती है जहां उसकी माँ खड़ी है, आंखों में आंसू और चेहरे पर संतोष। दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं और गले लगती हैं। जो खामोशी और दूरी उनके रिश्ते में थी वह पिघलने लगती है। आखिरी में हम देखते हैं दो बच्चे दो माँओं के साथ मुस्कुराते हुए शांति और अपनापन के माहौल में खड़े हैं। और यहीं पर यह भावनात्मक यात्रा समाप्त होती है, और प्यार, समझ और मेल मिलाप के साथ। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो ताकि हम आपके लिए लाते रहें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।